हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हटके। मुबशर ज़ैदी, ज़रार खोड़ो और वसतुल्लाह खान का सलाम कबूल कीजिए। आज हमने सोचा हम भी थोड़ा सियासी कुछ कर लें, क्योंकि बहुत अरसा हो गया था इधर सियासी बटा कानूनी, बाकी टीवी चैनल कर रहे हैं बटा कानूनी, ये सियासी बटा कानूनी अच्छा कह रहे, मतलब प्योर तो, सियासत नहीं। हाँ, प्योर सियासत नहीं, लेकिन क्योंकि सियासी केस है हम बात कर रहे हैं आज। नहीं यार, पहले ये तय कर लेंगे ये खुदा का खौफ है या नहीं। जो आप कहते हैं वही है। बटा को बट्टा बनने में देर नहीं लगती। तो आज सुप्रीम कोर्ट में 5 रुकनी बेंच के सामने जो है पानामा केस की जो जजमेंट आई थी 28 जुलाई को, उससे पहले 20 अप्रैल को भी आई, उसकी नज़रसानी की अपील की समाअत शुरू हुई। तो नवाज़ शरीफ साहब जो कि अब रिटायर्ड हर्ड वज़ीर आज़म, उनकी वकील जो हैं ख्वाजा हारिस साहब, उन्होंने पॉइंट ये लिया कि उनके मौक्किल को फेयर ट्रायल का हक़ नहीं दिया गया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने एक मॉनिटरिंग जज जो मुकर्रर किया है नैब केसेस के लिए, वो भी जो है ज़्यादा एक्सेसिव है। उसके अलावा उन्होंने कहा कि ये पहले बता दें कि जनाब ये 2 जजों ने पहले फ़ैसला दे दिया, और वो 2 जज जिन्होंने 20 अप्रैल को फ़ैसला दिया था वो थे जस्टिस आसिफ सईद खोसा और जस्टिस गुलजार, जिन्होंने आपको भी याद होगा गॉडफादर से भी तशबीह दी, और उस वक्त वो माइनॉरिटी जजमेंट थी। उसके बाद 3 जजेस जस्टिस एजाजुल हसन, जस्टिस एजाज अफजल और जस्टिस अजमत सईद ने बाद में फ़ैसला दिया 28 जुलाई को, जब JIT की रिपोर्ट उनके सामने पेश हुई, और उन्होंने भी नवाज़ शरीफ साहब को सादिक और अमीन ना होने पर निकाल दिया। उसकी वजह ये बनी कि साबिक़ वज़ीर आज़म ने अपनी दुबई में एक कंपनी जो उनके बेटे के नाम पर है, उसकी वो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के बोर्ड के चेयरमैन रहे, मगर उन्होंने वो तनख्वाह शो नहीं की, जिस पे नवाज़ शरीफ साहब अक्सर जलसों में भी ये कहते हैं कि मैंने वो सैलरी ली ही नहीं। वो भी बेटे से, वो भी बेटे से, और बेटे से कौन लेता है वैसे भी। तो बहरहाल आज कोर्ट में ख़ासी बहस हुई इस बारे में, और जजेस का ये कहना था कि जनाब सैलरी तो थी, अब वो आप ली या नहीं ली दैट इज़ बिसाइड्स द पॉइंट, लेकिन अगर टैक्स लॉज में भी देखा जाए या दूसरे में भी, तो वो आपका एक असासा तो बहरहाल था। अच्छा, इस पर एक सवाल है, अगर आपके पास कुछ और कहने को है या मैं भी पूछ लूँ। आप ख्वाजा हारिस साहब ने ये भी तो पूछा ना, या पूछा तो नहीं है, कम से कम प्रेजेंट किया जज साहिबान के सामने कि जी जो तनख्वाह की जो डेफिनेशन आप लोगों ने इस्तेमाल की है वो सबसे सख्त डेफिनेशन है। तो और भी डेफिनेशंस हैं जिससे मतलब इतनी कोई सख्त सज़ा शायद ना मिले, लेकिन आपने डिलिबरेटली, मैं ख्वाजा हारिस का यही था कि डिलिबरेटली आपने वही डेफिनेशन दी है कि बस किसी भी हाल में ना अहल करना है। जजेस ने ये कहा कि हमने खासा मोहतात रह करके किया है, और उन्होंने कहा हमने टिप ऑफ द आइसबर्ग का जिक्र किया है, आप मजबूर कर रहे हैं कि हम आइसबर्ग ही पूरा निकाल लें। तो वो ये भी मुझे समझ में नहीं आई। उन्होंने मोहतात का जब इस्तेमाल किया था कि मोहतात हमने फ़ैसला दिया है, तो टिप ऑफ द आइसबर्ग को ही छेड़ा है। उनके मुराद यही होगी कि हमने जो है FZD कंपनी के ही उसको किया है, और बाकी चीज़ों को नैब में भेज दिया है। और JIT में कोर्ट ने आज ये भी कहा कि JIT के मेंबरान पर जिरा भी हो सकती है नैब कोर्ट में, जिस पर उन्होंने वकील बहरहाल उन्होंने कहा मैं 3 हिस्सों में अपने आर्ग्यूमेंट्स दूंगा। नज़रसानी की अपील है, ज़्यादा दिन तो चलेगी नहीं, मेरे ख्याल में शायद अगले हफ्ते ही कंक्लूड हो जाएगी। तो उसमें उन्होंने कहा कि पहले तो मुझे ये बताने दें कि जनाब ये 3-2 जजेस का जो चक्कर है, जिस पर आसिफ सईद खोसा साहब ने कहा कि मेरे भाई बात यह है कि बुनियाद मुख्तलिफ हो सकती है लेकिन फ़ैसला एक ही था, क्योंकि 2 जजेस ने पहले नाअहल कर दिया, उसके बाद 3 जजेस ने कहा नहीं हम JIT बनवाएंगे। तो JIT की जब रिपोर्ट आई तो उन्होंने अपना माइंड मेकअप किया, और यूं यूनानिमस 5-0 फ़ैसला आ गया। अब बात रही डिस्क्वालिफिकेशन की, वहाँ पर आकर के जो लॉयर्स भी हैं वो ये कह रहे हैं कि ये नुक्ता बारहा उठाना चाहिए कि क्या आज जो हुआ डिस्क्वालिफिकेशन आज हुआ भी। हाँ, आज ख्वाजा हारिस ने कहा कि क्या ये ताहयात, बिल्कुल। उन्होंने कहा कि आपसे किसने कह दिया कि ताहयात, जिस पे ख्वाजा हारिस ने कहा कि 62(1)(f) नहीं, ख्वाजा हारिस ने जिस पे जो भी कहा, मैं सिर्फ इस जुमले पे तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि इसका मतलब है कि अब जो नज़रसानी का फ़ैसला जो भी आएगा
उसमें ये भी डिफाइन किया जाएगा कि क्या ये नाअहली ताहयात है या 5 साल के लिए या किसी खास ये भी होगा या लाइक्लीहुड है या अहम चीज अगर हुई तो यही होगी, लाइक्लीहुड होगा, लाइक्लीहुड ही होगा। लेकिन ये कि 5 साल काफी इंपॉर्टेंट 5 साल की हो तो सर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। मतलब मेरा ये ख्याल है कि ये इम्पोर्टेंट इसलिए नहीं है कि वकील ने ऑलरेडी उसको क्लैरिफाई कर दिया कि जनाब आप तो कह रहे हैं कि ये हमने नहीं लिखा, लेकिन 62(1)(f) के तहत जो नाअहली होती है वो ताहयात ही होती है। तो अब कोर्ट को जाहिर है वजाहत तो करनी होगी ना अपने फैसले में। नहीं, लेकिन मुराद क्या है, ये कह रहे हैं अगर 62(1)(f) आपने अप्लाई किया है और उसमें ताहयात नाअहली है तो इसको जजमेंट में लिखें या ना लिखें। हाँ, मतलब अगर सजाए मौत का दफा है तो सजाए मौत ही है ना। मैथमेटिक्स का भी सवाल है बड़ा सिंपल। जी सर बताएं। 5 रुकनी बेंच है, इनमें 2 जजेस ऐसे हैं जो जीआईटी से पहले ही अपना फैसला सुना चुके हैं कि हमारी तरफ से तो इसे नाअहल समझें, ये सादिक अमीन नहीं है, ठीक है, हो गया। बाकी जो 3 जज हैं उन्होंने जीआईटी की रिपोर्ट पढ़ी और उसकी बुनियाद पे अपना फैसला सुनाया। अब ये जो 2 जज हैं जिन्होंने जीआईटी की रिपोर्ट से पहले फैसला सुनाया और 3 जिन्होंने जीआईटी की रिपोर्ट पढ़ के फैसला सुनाया, इनका बन गया 5 रुकनी बेंच। तो 2 लोग तो फैसला दे चुके, अब वो तो बस बतौर मुबस्सिर जाहिर है कि बैठे हुए हैं और कार्रवाई को देख रहे हैं। अगर इसका फैसला आता है, नज़रसानी की अपील मुस्तरद होती है, तो सिर्फ एक जज की ज़रूरत है जो कि कहे कि जी मुस्तरद होती है, तो वो 3 हो जाएगा। और 2 अगर कहते हैं कि नहीं मुस्तरद होती तो उनके फैसले की कोई अहमियत नहीं होगी। सही बात। लेकिन अगर नवाज शरीफ के खिलाफ जो पिछला फैसला हुआ है उसको यकसर मुस्तरद करना है तो फिर 3 जजों को अपना जहन बदलना पड़ेगा। बिल्कुल, तो ऐसे ही होगा। एक पे भी फैसला होगा और फिर दूसरा अगर हक में फैसला होना है तो 3 जजों को जहन बदलना पड़ेगा। ये मुझे मुश्किल क्यों नज़र आ रहा है, इसमें खिचड़ी क्या है? देखें, रिव्यू में उमूमन ये होता है कि रिव्यू अमूमन यूनानिमस होता है। रिव्यू के अंदर जो है वो किसी किस्म की लेकिन ज़रूरी तो नहीं कि यूनानिमस, मतलब मेजॉरिटी ऑफ दी कन्वेंशन हैं जो प्रेसिडेंट्स होते हैं। पहले आप भुट्टो साहब का केस देख लेना, उनके जब रिव्यू हुआ था तो रिव्यू में वो आ गया था, सारे के सारे यूनानिमस आ गया था, जबकि पहले वो एक अलग बात है कि जजेस इधर उधर कर दिए थे, वो एक अलग बात है। लेकिन रिव्यू में अक्सर जो है वो यूनानिमस ही आता है फैसला, तो बहुत कम इस बात का चांस है। और रिव्यू देखें, रिव्यू में मैं एक रिव्यू को पहले समझ लेना सर। रिव्यू में क्या कहती है अदालत? रिव्यू में कहती है कि जी आप जनाब कोई ऐसा नुक्ता ले आए या कोई ऐसा सबूत ले आए जो या तो हमसे रह गया हो या आपने ना दिया हो या इतनी कोई ग्लेयरिंग फॉल्ट हो विच इज फ्लोटिंग ऑन द सरफेस, यानी कोई ऐसी गलती अदालत से हो गई हो जो आप समझते हैं जो गैर कानूनी हो। तो मेरे ख्याल में ये दलाइल जो हैं ये तो उस तरह निशानदेही तो कर रहे हैं ना अपने क्या अपने तौर पे? अपने तौर पे सर वो तो वही पुरानी बात कर रहे हैं ना जो वो रेगुलर करते आए हैं। एक नई बात है शायद अगेन बिकॉज ये बात जाहिर है कि जजमेंट से पहले आप नहीं कर सकते थे, क्योंकि जजमेंट जो जिस चीज़ पर बिना बेस किया है कि नाअहली को, वो अगेन वो अकामा के रिसीवेबल्स, राइट। ये पॉइंट जाहिर है ड्यूरिंग द ट्रायल तो मैं नहीं ख्याल के कहीं रेज हुआ होगा ना। ये तो जजमेंट के बाद ही पर इस पर डिस्कशन हो सकता है। तो हो सकता है कि करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, हो सकता है कि ये जो बात हो रही है कि आपने सख्त से सख्त डेफिनेशन ली है सैलरी की और आखिरी डेफिनेशन हो सकती है। और वो जाहिर है जजमेंट में ही, आई मीन अगेन आई कुड बी रॉन्ग, लेकिन मैं नहीं ख्याल के हियरिंग्स के दौरान ये रिसीवेबल्स और ये सैलरी का तो कभी मैंने आर्गुमेंट पहले नहीं सुनी। ये पॉइंट अब उठाया जा सकता है, यही तो मैं कह रहा हूँ जी। अच्छा, क्योंकि ये रिव्यू है, हाँ, ये नहीं हो सकता कि फैसला थोड़ा नरम हो जाए। फैसला या तो पलटेगा है, या यही रहेगा। बीच में कुछ नहीं हो सकता कि थोड़ा नरम कर दें उसको, ये कर दें। आई डोंट थिंक सो। ये इट नेवर मतलब ये एम्बिट नहीं है रिव्यू पिटीशन। नॉर्मली जूरिस्प्रूडेंस में होता है जजेस वैसे भी रिव्यूज को पसंद नहीं करते, क्योंकि उनका अपना फैसला है, आप उन्हीं के फैसले के अगेंस्ट जा रहे हैं, उनके ही सामने। बिल्कुल उन्हीं के सामने। आइडियली तो रिव्यू किसी और बेंच को करना चाहिए था। मे बी ये तो नहीं, देखें सर, ये तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का प्रीरोगेटिव है। मैं ये कह रहा हूं आइडियली आई मीन आप
जाहिर है, लेकिन क्योंकि चीफ जस्टिस का प्रीरोगेटिव है, चीफ जस्टिस का प्रीरोगेटिव तो बेशक है, ये तो हम मानते हैं, लेकिन अगेन आई विल एग्री विद वुसअत के मतलब देखिए अगेन बिल्कुल मतलब नॉन लीगली एक लेमन के पॉइंट ऑफ व्यू से कि मैं अपने फैसले को रिव्यू कैसे करूंगा। मैं उसी लिए कह रहा हूँ ना कि आइडियली तो कोई और आइडियली होना चाहिए। आइडियली मैंने इससे पहले क्या बात कही थी कि जजेस डोंट लाइक रिव्यू, तो उन्होंने भी अपेरेंटली वही जजेस रखे कि जिन्होंने वो फैसला दिया था दैट दे विल नॉट लाइक इफ the reviewer would try to criticize their own thing। आज वो एक आध जज साहब ने ये ऑब्जर्वेशन दी भी कि भाई आप हमें ये समझाना चाह रहे हैं कि हमने फैसला किस तरह लिखा या कैसे लिखा या क्या सोच के लिखा, तो आप तो फिर तो वो ऑब्वियस रिव्यू कहां से बदलेगा। आई डोंट थिंक ये तो बस एक टेक्निकल एक्सरसाइज ही रहेगी। तो टेक्निकली होती है, लेकिन मैं बस अब इसमें इंटरेस्टेड हूं कि उनकी नाअहली हयात करार पाती है या वो फिक्स करेंगे। लेकिन अगेन वो भी उसमें कभी कोई चांस नहीं बनता ना बॉस, क्योंकि 62(1)(f) लगाया और 62(1)(f) में लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन की तशरीह तो कर सकती है ना अदालत। नहीं सर, ये तशरीह वाला रिव्यू इज नॉट तशरीह में नहीं होती ना, रिव्यू में कर सकती है यस, लेकिन रिव्यू पिटीशन करती नहीं है। रिव्यू में या फैसला पलटेंगे, इंसाफ के लिए अगर एक्स्ट्रा माइल भी जाना पड़े तो जाना चाहिए सर, वो बिल्कुल जाना चाहिए, लेकिन वो माइल जो है ये चीजें फिर उन्हें मेन जो केस था उसमें रेज करनी चाहिए थी ना, उसमें जजमेंट के अंदर जो है माई लॉर्ड आर्गुमेंट जारी रखें या वक्फा ले लें। नहीं सर, अभी तो नैब केसेस भी तो बाकी हैं सर। हाँ नैब केसेस भी तो, हाँ नैब केसेस भी अब शुरू हो रहे हैं। 19 को जो है पहले केस में जो फ्लैगशिप का है उसमें बुला लिया है नवाज शरीफ साहब को, उनके साहबजादों को, जो इस वक्त तो लंदन में क्योंकि कुलसूम नवाज साहिबा की सर्जरी हो रही है। अब देखना यह है कि 19 सितंबर को भी वो आते हैं या वही प्ली ले लेते हैं कि जो उन्होंने पहले ली नैब के इंटेरोगेशन के सामने, लेकिन यहाँ पर मेरे ख्याल में वो लॉयर भेज करके हो सकता है दे विल आस्क फॉर सम एडजर्नमेंट या डिले, क्योंकि अगर वो वहाँ मौजूद हैं तो शायद यहाँ पेश ना हो सकें। जज हैं अकाउंटेबिलिटी कोर्ट के मोहम्मद बशीर साहब, उन्होंने आज समन्स ऑफिशियली जारी किए हैं कि आपको 19 सितंबर को पेश होना है। जरदारी साहब के जो फैसले हुए हैं उसके बाद मुझे थोड़ा सा इत्मीनान है। किस चीज़ का? अकाउंटेबिलिटी कोर्ट का, लेकिन उससे नाअहली पे तो फर्क नहीं पड़ेगा ना। इवन वो पलट भी जाते हैं वो फैसले, वो तो एक एडिशन, वो तो एक एडिशनल वो है ना। लेकिन जो काम जिसे आप कहते काम उतारना था वो काम तो उतर गया ना, वो तो मेन तो वो हो गया। अब लॉयर्स ज़ाहिर है इस बात पर भी करेंगे कि जज जो मॉनिटरिंग के लिए बिठाया गया है सुप्रीम कोर्ट के जो जज साहब हैं, वो जो मॉनिटर करेंगे सारी सूरत हाल को, आया क्योंकि इसमें लॉयर ने खासे फोर्सफुली प्लीड किया है कि जनाब आप कैसे, अगर सुप्रीम कोर्ट का जज मॉनिटर कर रहा होगा तो इट विल पुट प्रेशर ऑन नैब और लोअर कोर्ट के ऊपर कि भाई सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान देख रहे हैं, तो हो सकता है वो उससे इन्फ्लुएंस हो के ये इस जजमेंट के इन लाइन ही वो करें। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप को जिरा की पूरी आज़ादी होगी, JIT मेंबरान पर भी, उसको भी आप देख सकते हैं। लेकिन मेरा ख्याल में क्योंकि ये जो है अकामा वाला मसला वज़ीर आज़म ने ना असेंबली में बयान किया था नवाज शरीफ ने साबिक, ना ही उन्होंने अदालत में ये चीज़ बयान की और बताया, तो बहुत ही मेरे ख्याल में ऑलमोस्ट 0.0000 ही चांसेस हैं कि ये रिव्यू हो जाए। एक वन लगा दे भाई, कुछ नहीं होता है यार, वन भी नहीं लगाना। नहीं, क्योंकि आई टेल यू रिव्यूज के अंदर वही बात है, या तो पूरा पलटता है और उसके चांसेस बहुत कम है। एक वक्फा ले लेते हैं और वक्फे के बाद हम बात करेंगे बनी गाला सर। वेलकम बैक। और एक और केस भी चल रहा है, वो है इमरान खान साहब की बनी गाला रेसिडेंस का केस और उनकी जो रिहाइश का है। ख़ासे उसमें मोड़ आते जा रहे हैं और ख़्याल यही था कि इमरान खान साहब ने महीना पहले जब हुआ था उन्होंने कहा था मैंने सारी दस्तावेज जमा करा दी हैं। जमाइमा ने भी ट्वीट की थी कि जनाब अब तो मैंने पूरा मुझे सारा कुछ केस मिल गया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ना जाने क्यों मुतमईन नहीं हो रहा, ट्वीट नहीं मान रहे। नहीं, वो ये कह रहे हैं कि जनाब आप जो है ना ज़रा ये वजाहत दें कि आप एक तो तमाम जो मनी ट्रेल है उसकी एक तो ऑफिशियल कॉपीज़ दें,
फिर उन्होंने कहा ये चार्ट आपने बनाया है ये खुद साख्ता लगता है, मतलब पेमेंट्स का चार्ट ना। तो उन्होंने कहा कि पहले ये भी क्लियर कर दें कि गिफ्ट था कि नहीं था, या आपने लोन था तो ये राशिद साहब के अकाउंट में क्यों गया, और राशिद साहब के अकाउंट में 1,26,000 पाउंड गए तो वो उसमें जो एक्सेस अमाउंट थी वो कहाँ चली गई, तो ये सारा हिसाब दें। इस पर फिर उन्होंने कहा है कि यार भाई मतलब कितनी दफ़ा कह रहे हैं। अच्छा, साथ साथ जो है एक और केस भी चल रहा था इलेक्शन कमीशन में भी, थोड़ा कंफ्यूज लोग हो रहे हैं। इलेक्शन कमीशन का केस जो है वो फॉरेन फंडिंग का केस है, लेकिन पहले हम बात कर लेते हैं बनी गाला जायदाद, सुप्रीम कोर्ट। अच्छा, इमरान खान के वकील नईम बुखारी ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि तमाम दस्तावेज़ात जो है ना एक ही दरख्वास्त में दायर कर दे, तो हमने कर दी थी तमाम, लेकिन जो हनीफ अब्बासी के वकील हैं जो पटिशनर हैं उन्होंने कहा है कि इमरान खान ने एक कंप्यूटर का रिकॉर्ड और राशिद खान का बयान हल्फी जो है वो दस्तावेज़ात से हटा दिया है। तो जिस पर अदालत ने कहा कि ये मतलब जिसके बाद उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट भी शवाहिद इस तरह रिकॉर्ड नहीं कर रही है, और जिस पर चीफ जस्टिस साकिब निसार ने कहा है कि जो इमरान खान है उन्हें बनी गाला जायदाद के लिए रकूम की मुंतकली की तफसीलात नहीं बताई हैं। उसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि जिस बैंक अकाउंट से रकम हासिल और वसूल हुई उसकी तफसीलात अदालत देखना चाहती है, तो भाई वो कर दें। तो उसके बाद समाअत बहरहाल 26 सितंबर तक जो है वो कर दी है उसकी। तो ये जो है अब मुझे समझ नहीं आ रही, क्योंकि ऐसा चल रहा है, कभी इमरान खान कहते हैं कि जी ये मैंने सारी जमा करा दी है, बट अदालत को क्या चीज़ नहीं मिल पा रही है वो थोड़ा सा जो है उसमें इबाम है। अदालत को वही चीज़ नहीं मिल पा रही है जो नवाज शरीफ के पनामा केस में नहीं मिल पा रही थी। ओके, वो क्या? ट्रेल ना। हाँ, अच्छा, मनी ट्रेल की बात की। अब देखें, बजाय तो दोनों केसेस एक ही चीज़ पर हैं, आई मीन ऑन द प्राइमा फेसी, ऑन द फेस ऑफ इट, ठीक है, नवाज शरीफ का केस भी मनी ट्रेल पे था, इमरान खान का केस भी मनी ट्रेल पे था। क्या वर्स्ट केस सिनेरियो दोनों के एक हो सकते हैं? यार इमरान खान मुझे नहीं लगता, नहीं, मेरे ख्याल में इमरान खान अगर ये मेरी ख्वाहिश है कि दोनों एक पेज पर आ जाएं। ओके सर, मतलब आप चाह रहे हैं कि जरदारी किसी तरह जो है ना आगे निकल जाए, लेकिन वो आपकी दिल्ली ख्वाहिश है ना। मैंने कहा एक पेज पर आ जाए। हाँ, मुझे पता है वो कौन सा पेज है। ये पेज ही फाड़ना चाह रहे हैं, ये पेज ही फाड़ के मतलब। अच्छा, इलेक्शन कमीशन में भी चल रहा है तहरीक इंसाफ, आपको पता है वो फॉरेन फंडिंग वाला जो केस है उस पे वो इलेक्शन कमीशन के सामने भी नहीं पेश हुए, वो इलेक्शन कमीशन में ही नहीं दे रहे ट्रेल, और वो कभी सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं कि जी इलेक्शन कमीशन को रोकें, कभी वो हाई कोर्ट चले जाते हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने नहीं, आदमी अपना डिफेंस तो करता है। नहीं, बिल्कुल करता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी कहा कि यार जाओ ना, जब मतलब वो है, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी लास्ट वीक उनकी दरख्वास्त जो है वो खारिज कर दी। और आधी जीत ये होती है कि आप अपने खिलाफ जो केस है वो कितना लंबा खींच सकते हैं। हाँ सर, किन किन गलियों से दस्तूरी और कानूनी मोटरसाइकिल गुजार सकते हैं। हाँ, नहीं, और हमारे वकील तो माहिर हैं। हाँ, लेकिन इसमें जो मजे की बात ये ना, इमरान खान की और उनके वकील ये कह रहे हैं कि जनाब ये खाली पीटीआई क्यों, हाँ जी, ये जो पीपल्स पार्टी का आप क्यों नहीं पूछते हैं, आप नून लीग की फॉरेन फंडिंग का केस क्यों नहीं पूछते हैं। अच्छा, ये तो इसका क्या जवाब है? हाँ, उसका जवाब ये वो कह रहे हैं कि भाई आप अपना बता दें, उनसे भी हम पूछ लेंगे, लेकिन पहले आप अपना तो बताएं। उन्हें कहा जी 1 मिनट, हम ज़रा अपील करके आते हैं हाई कोर्ट में, फिर हाई कोर्ट में अपील करते हैं, फिर एक दिन उनका वकील बीमार हो जाता है, दूसरे दिन वो कहीं बाहर चला जाता है, तो अदालत ने इलेक्शन कमीशन ने आखिरी मौका दिया था उन्हें कल के भाई खुदा के लिए यार मतलब आ जाओ। तो अभी जब आए वो कल, तो उनके वकील उन्होंने उनसे इलेक्शन कमीशन ने कहा भाई क्यों नहीं करा रहे यार, मतलब आप क्या है। तो उसके बाद जो है ना पीटीआई के वकील ने कहा कि उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्मनामे की कॉपी के लिए दरख्वास्त दी है। शाबाश। हाँ, तो वो जो है अभी जाहिर है तो वही है ना, वो पतली गली, थोड़ा खींच ले इसको। तो उसके जब इनके वकील सकलैन हैदर ने ये बात कही तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि फैसले की नकल तो हमें भी मौसूल हो चुकी है, आप जो है मतलब आप हमारे से ले लें। आप कौन सी कॉपी के चक्कर में पड़े हुए हैं। 4 साल से उन्होंने कहा हमारा वक्त आप ज़ाया कर रहे हैं, ठीक है। और पीटीआई की जानिब से एक दिन एक वकील आता है, दूसरे दिन दूसरा, 3 साल से आपका मौक़िफ़ क्या है ये वाज़ेह ही नहीं हो सका है, और आपने इलेक्शन कमीशन को रेसलिंग का रिंग बना रखा है। अच्छा, इलेक्शन कमीशन सिवाय खून जॉन सीना, हाँ, और क्या कर सकता है वैसे, और क्या क्या कर सकता है सर? वो तो देखें इंतखाबात में भी आपको पता है इलेक्शन कमीशन क्या करे। वो
इलेक्शन लॉज अगेन ऐसे हैं बदकिस्मती से कि अगर कोई गलती से भी जीत गया तो वो भी 4 साल तो निकालेगा। क्योंकि इलेक्शन जब तक अच्छा, सही वाला भी कहेगा कि यार मतलब फिर मुझे रेस्टोर नहीं करेंगे यार। सुप्रीम कोर्ट बारहा मुख्तलिफ मौके पे कह चुकी भाई इलेक्शन कमीशन एक खुद मुख्तार इदारा है, लेकिन इलेक्शन कमीशन को यकीन क्यों नहीं आता? सर मेरे ख्याल में जब तक इलेक्शन कमीशन के सरबराह का नाम मुख्तार नहीं होगा वो खुद मुख्तार नहीं हो सकता। ये वही है ना कि सादिक अमीन साहब ही सादिक अमीन हो बिल्कुल। और क्या, तो उसके बाद अब पीटीआई ने कहा है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 2 हफ्ते में पार्टी फंडिंग की तफसीलात देने का हुक्म दिया है। तो उस पर उस चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि गुज़िश्ता समात पर पीटीआई के वकील ने आज तफसीलात जमा कराने की यकीन दहानी कराई थी। आप जो इतनी ताख़ीर कर रहे हैं उससे क्या तासुर लेना चाहते? और नाज़रीन मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप डॉन न्यूज़ पे ज़रा हटके ही देख रहे हैं यार। ये मतलब क्यों ये क्या था यार? मतलब सही बात है यार, आप किसी और का टॉपिक को कभी अच्छा ही नहीं लग सकता नहीं, यार। वो मेरे ख्याल में के बारे में वो गूगल से नहीं रिसर्च चुकी ना मैं, इसी वजह से यार मतलब जाहिर खबर ही पढ़ रहा हूँ ना सर कि किसने क्या किया है। ठीक है, तो आप पढ़ नहीं तो अच्छा एनीवे, तो अब देखना यह है कि जनाब 26 सितंबर को और ये इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि बस आखिरी दफा वन लास्ट टाइम 18 सितंबर को लेके आ जाओ बस, वरना फिर हम यही कहेंगे, वरना हम ब्रेक ले लेंगे और न्यूज़ अपडेट्स का वक्त आ गया है। और ये थे मुमताज़ महर कानून, ले लेते हैं ब्रेक, मुबश्शिर ज़ैदी LLB। वेलकम बैक। गालिब का एक मिसरा है, बल्कि शेर है, दर्द का हद से गुजर जाना दवा हो जाना। पाकिस्तानियों के लिए ये कोई गैर मामूली बात नहीं है कि यहाँ कोई सहाफ़ी अचानक सड़क पे जाते जाते गायब हो जाए या मर जाए या ज़ख्मी हो जाए। अब तक आपको पता ही है कि पिछले 10 साल में चारों सूबों में अल्हम्दुलिल्लाह कितने सहाफ़ी मर चुके हैं और कितने मीडिया पर्सन जो हैं वो कॉल ऑफ ड्यूटी पे जाते हुए शहीद हो चुके हैं, ज़ख्मी हो चुके हैं या गायब हो चुके हैं। और सिवाय एक केस के किसी का भी कातिल ऑन रिकॉर्ड नहीं पकड़ा जा सका। हम इसके आदी हैं। लेकिन जो भारत है जिसकी सरहद हमारे साथ मिली हुई है, उनके लिए ये चीज़ थोड़ी सी नई है। 92 से अब तक जितने भी सहाफ़ी कत्ल हुए हैं 42, वो छोटे छोटे शहरों में कत्ल हुए हैं, छोटे छोटे अखबारों के, तो इतनी बड़ी खबर नहीं बनती। लेकिन अब पिछले 2-3 साल से ये ट्रेंड है कि बड़े शहरों में बड़े सहाफ़ी, दानिश्वर, इस तरह के जो लेवल के लोग हैं वो मारे जा रहे हैं। ताज़ा तरीन है, अब से ठीक 8 दिन पहले 5 सितंबर को बेंगलोर में जानी मानी सहाफ़ी गौरी लंकेश, उनका मोटरसाइकिल पे सवार लोग आए, 7 गोलियां उनके घर पे मारी, उनके घर के सामने, और वो जाने फानी से रुखसत हो गई। उसके बाद वो फरार हो गए। अच्छा, ये जो हुकूमत है 8 रोज़ बाद रिपोर्ट रही है गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका की, अभी तक कोई ख़ास पेशरफ्त नहीं हुई है और मीडिया में जो भी बातें हो रही हैं वो स्पेकुलेशंस हैं। गौरी लंकेश, भारत में जो इस वक्त इंतहा पसंदी का एक चलन है वो इख्तलाफ राय का गला घोंटने की फ़ज़ा उसके शदीद ख़िलाफ़ थी, और जो पसमानदा तबक़ात थे जैसे दलित हैं या मुसलमान हैं या आदिवासी हैं, नेक्सलाइट्स वगैरह, उनकी पुरजोर वकील थी और उन्हें ज़ाहिर धमकियाँ वगैरह भी मिलती रहती थी। और ये सबको पता था कि इन पे कभी भी थ्रेट है, ये वक्त आ सकता है। तो ये जो कत्ल है उससे एक बार ये बहस फिर छिड़ गई है कि भारत जो अब से कुछ अर्से पहले तक आज़ादी इजहार पे ख़ासा नाज करता था, वहाँ किस हद तक अब जो फ़ज़ा है वो तेज़ी से सुकड़ रही है। तो इस वक्त हमारे साथ हैं रोज़नामा दी हिंदू के रेजिडेंट एडिटर अमित बरवा साहब, हम सब जी बिल्कुल दोस्त भी हैं, इस्लामाबाद में कॉरेस्पॉन्डेंट भी रह चुके हैं। अमित बरवा साहब, वेलकम टू द शो। ये फरमाइए, क्या ऑक्सीजन बड़ी तेज़ी से ख़त्म हो रही है, आपको ऐसा लगता है? जी, माहौल जो है वो काफी खराब हो गया और इस माहौल के चलते ही इस तरह के इंसिडेंट्स हुए हैं।
लेकिन जैसा कि आपने पहले भी जिक्र किया कि बड़े शहरों के बाहर सहाफियों के ऊपर हमले हुए हैं और जो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्टिविस्ट हैं उनके ऊपर भी हमले हुए हैं। तो ऐसा नहीं कि हमले पहले नहीं हुए, लेकिन जिस तरह से और जिस तरह से गौरी लंकेश की को मारा गया, उससे मुझे लगता है कि एक मैसेज बड़ा साफ है कि अगर आप क्रिटिकल स्टोरीज करते हैं और आप सवाल उठाते हैं तो इस तरह का जवाब आपको मिल सकता है, इस तरह का कातिलाना जवाब। तो मुझे लगता है काफी लोग इस वारदात के बाद काफी सदमे में हैं और आंसर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि ये क्यों हुआ और किसने किया। और ये जाहिर सी बात है कि जिस गवर्नमेंट का आपने जिक्र किया, गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका, जहां पर कांग्रेस पार्टी की सरकार है, उनकी पुलिस है वहां पर, तो पुलिस को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए और मालूम करना चाहिए और उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। अच्छा तो अमित जी, एक सवाल मेरे जहन में ये उभर रहा है कि अब तक जितने इस तरह के हाई प्रोफाइल कत्ल हुए हैं उसमें हमें ऐसा लगा कि जो आम लोग हैं, चाहे ट्विटर पे हैं, फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे, वो तो बटे में हैं, कोई गालम गलोच कर रहा है, कोई उस कत्ल की मजम्मत कर रहा है, लेकिन गौरी लंकेश के कत्ल के बाद मुझे पहली बार ऐसा महसूस हो रहा है कि खुद जो जर्नलिस्ट हैं वो बहुत बुरी तरह जो हैं वो बढ़ चुके हैं। और एक जो है वो किसी ने ट्वीट भी किया है, खातून जो है एंकर, उन्होंने ये ट्वीट किया कि ये इनको कातिलों ने मौत की नींद सुला दिया, जैसी करनी वैसी भरनी। अब ये एक एंकर के लेवल पे अगर इस तरह के ट्वीट आ जाएं तो इसका मतलब है कि सूरत हाल बहुत सीरियस हो गई है। उससे साहब मैं ये कहूँगा कि अलग लोगों की अलग अलग राय हो सकती है, लेकिन जब दिल्ली के प्रेस क्लब में प्रोटेस्ट हुआ तो मेरे 30 साल के जर्नलिज्म में मैंने इतने लोग, इतने सहाफी प्रेस क्लब में नहीं देखे। अंदर घुसना मुश्किल हो गया था। तो मेरा ये मानना है कि भले ही कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने इसको सेलिब्रेट किया, लेकिन मुझे लगता है कि जो आम सहाफी है और आम जो जर्नलिस्ट है, उनकी तरफ से जिस तरह की मजम्मत हुई है इस कातिलाने हमले की पर, तो मुझे लगता है कि कई बार जो हम हिंदुस्तान या पाकिस्तान को सोशल मीडिया की निगाहों से देखते हैं, शायद वो पूरा सच ना हो। बेशक, लेकिन अमित साहब अगेन विद ड्यू रिस्पेक्ट, ये तो आपने सहाफ़ियों की बात की और मैं जाहिर है कि मैं तो सोशल मीडिया की निगाह से ही अभी आपसे बात करूंगा कि हमें जाहिर है हमें ये नहीं पता कि कत्ल किसने किया है, लेकिन हम ये देख सकते हैं कि कत्ल को वेलकम और सेलिब्रेट कौन कर रहे हैं। और ये मैं कोई आइसोलेटेड इंसिडेंट की बात भी नहीं कर रहा। आई मीन आप कोई भी एक ट्वीट देख लें गौरी साहिबा के बारे में तो उसके नीचे लाइन से एक कमेंट्स होंगे। और अभी हाल में ही इंडिया में एक ट्रेंड चली थी, ब्लॉक नरेंद्र मोदी, क्योंकि एक जो एक बीजेपी की कोई ट्रोल हैं शायद, उन्होंने कहा था इनके कत्ल के बाद कि जी द फीमेल डॉग इज डेड और अब पिल्ले रो रहे हैं। हाँ, ये भी तो और ये कोई जी जी नहीं आई एम नॉट इवन सेइंग दैट, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, आई एम नॉट ट्राइंग टू से दैट दीस कमेंट्स आर नॉट कमिंग। मैं सिर्फ क्योंकि वुसत साहब ने पूछा, नहीं बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, बहुत डीप डिवीजन है, तो इसी वजह से मैं कह रहा हूं कि ऐसा नहीं है कि there is a nuance in the position. Of course there is always a nuance in the position, लेकिन मेरी नजर में कम से कम, मे बी आई एम रॉन्ग, पहले एक माहौल बनाया जाता है, ठीक है, मतलब किसी भी किस्म की वारदात से पहले एक माहौल बनाया जाता है और हम इससे बहुत फेमिलियर हैं, क्योंकि पहले एक प्रोपेगेंडा कैंपेन चलती है कि ये तो गद्दार हैं, आप क्या कहेंगे, ये देशद्रोही हैं, प्रेस्टिट्यूट्स का लफ्ज इस्तेमाल होता है और ये तो काफी टाइम हमारे यहाँ इस्लाम दुश्मन, हमारे यहाँ जो भी मुल्क दुश्मन, इस्लाम दुश्मन, पहले ये होता है। अब गौरी लंकेश साहिबा का तो अभी कत्ल हुआ है, लेकिन उससे पहले कलबुर्गी साहब, हाँ, गोविंद पंसारे, नरेंद्र दाभोलकर, हाँ, और इनकी कत्लों को क्यों भी एक लिहाज से लिंक भी किया जा सकता है क्योंकि कुछ फोरेंसिक रिपोर्ट्स के मुताबिक एक ही बंदूक इस्तेमाल हुई है कम से कम 2 में। अच्छा, कातिल गिरफ्तार हो जाए ना तब भी कोई सब्र आ जाए। ये जो तीनों नामलिए ज़रार ने, इनमें कातिल भी गिरफ्तार नहीं हुए। जी तो ये इसको आप कैसे देख रहे हैं? बिकॉज एज एन आउटसाइड व्यूअर
तो मैं तो देख रहा हूँ कि एक कातिलाना फिजा तो कायम की जा रही है कुछ लोगों की तरफ से। नहीं जी, बिल्कुल ये ऐसा है कि इसमें इन्वेस्टिगेशन, आपको मालूम है जिस तरह का हमला हुआ है, मुझे लगता है कि ये तो एक प्रोफेशनल हिट जॉब था गौरी लंकेश केस में, और बाकी केसेस में भी ये हो सकता है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन को इनको लिंक करना पड़ेगा। अगर कोर्ट कचहरी में जाना है तो एविडेंस पेश करना पड़ेगा, तो इसीलिए जरूरी है कि इन्वेस्टिगेशन हो। और ये बात सही है कि जो बाकी तीन लोगों का आपने नाम लिया, जो तीनों रैशनलिस्ट थे या कम्युनिस्ट पार्टी के, पहला कत्ल 2013 में था। अच्छा, तो ऐसा है कि इसमें इन्वेस्टिगेशन कमजोर रही है और एक आध लोगों को जरूर पकड़ा गया है और उसमें कुछ प्रोसिक्यूशन भी शुरू हो रही है, लेकिन मुझे लगता है कि पुलिस और जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज है उनको और अर्जेंसी दिखानी चाहिए, और जो लोग इसके पीछे हैं उसके ये सिर्फ वो नहीं है जिन्होंने गोली चलाई, बिल्कुल, लेकिन गोली चलाने वालों के पीछे जो है, मुझे लगता है वो कॉन्स्पिरेटर्स को ढूंढना ज्यादा जरूरी है। अच्छा अमित, आपने बात की दिल्ली प्रेस क्लब की भी कि खासे वहाँ जर्नलिस्ट आए, तो इस वक्त जर्नलिस्टों का अंदर जाहिर है बहुत ज़्यादा ये बहस भी हो रही होगी कि अब क्या हो सकता है, क्या प्रिकॉशनरी मेजर्स लिए जा सकते हैं। जाहिर है गुस्सा अपनी जगह होगा, तो ऐसे में होता यह है कि कुछ थोड़ी सी, क्योंकि ये हम अगेन अपनी मिसाल देते हैं कि वो सेल्फ सेंसरशिप जो है वो आ जाती है कि यार मतलब थोड़ा सा अपने आप को होल्ड बैक कर लो। अगर कोई क्रिटिसिज्म ऐसा होता है तो ये ऐसी कोई आपको लगा कि जर्नलिस्ट, खास तौर पे यंग जर्नलिस्ट के लिए तो एक शौक ही होता है। और इसमें मैं एक और बात ऐड करूंगा इसी सवाल की शाख के तौर पे कि कितने सहाफ़ी, अमित और चैनल अब ऐसे बाकी बचे हैं जो अब भी लाइन से बाहर हैं और रेजिस्ट कर रहे हैं। जी देखिए कि ये जो हिंदुस्तान का मीडिया बहुत बड़ा है और इसमें कई जुबानें हैं, मतलब आप सोच लीजिए कि 20-22 जुबानों में टेलीविजन चैनल, मैगजीन, बहुत बड़े बड़े न्यूज़पेपर या टेलीविजन आउटलेट्स हैं, और वेबसाइट्स पे भी बहुत इंडिपेंडेंट वेबसाइट्स की प्रेजेंस है। आपको मालूम है कि कुछ ऐसे टेलीविजन चैनल हैं जो कि एक माहौल को बढ़ावा दे रहे हैं, पब्लिक टीवी, जिसमें जो आपने सेलिब्रेशन का जिक्र किया, जो कुछ लोगों ने जो खुशी दिखाई है, तो उनका ये माहौल बनाने में बहुत बड़ा अहम रोल है। और ये चैनल्स और उनके पीछे जो मालिक हैं, ये कुछ लोगों ने ऐसा माहौल बनाया है। तो ये चैनल्स के बारे में हम जानते हैं, कुछ ऐसे अखबार भी हैं, लेकिन मुझे लगता है कि प्रिंट मीडिया और टेलीविजन चैनल्स में ऐसे सिचुएशन में कभी कोई कंपैरिजन नहीं है। तो मेरा मानना है कि ये गौरी लंकेश की हत्या के पहले भी ऐसा हो रहा था, और कुछ सालों से ये एक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है जहां पर एक अनक्रिटिकल अप्रोच लिया जा रहा है। तो ये सब सिचुएशन मुझे लगता है कि जो सहाफी हैं यहाँ पे उनको मालूम है, और मेरा ये मानना है कि अपनी जगह पे सबको अपना काम करना चाहिए, सवाल उठाने चाहिए। अमित जी देखें, बात ये कि ये सिर्फ सिविल सोसाइटी या सिविल सोसाइटी या इनको इनके साथ जूझने की जरूरत है। सिविल सोसाइटी या पब्लिक का मसला नहीं है। मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ कि त्रिपुरा के जैसे चीफ मिनिस्टर है मानिक सरकार, उन्होंने यौम आज़ादी 15 अगस्त पे जो एक रिवायती पैगाम दूरदर्शन से चलता है और आकाशवाणी से वो रिकॉर्ड कराया, उनका पैगाम ऑन एयर नहीं गया। उनसे कहा गया कि इसे दोबारा लिखें, इसलिए कि उन्होंने ये बात की थी कि इस मुल्क में जो हैं इंतहा पसंदी के बादल तेज़ी से इकट्ठे हो रहे हैं, तो ये चीफ मिनिस्टर का पैगाम जो है वो नहीं चल पा रहा। तो ये सिर्फ आम आदमी का मसला तो नहीं रहा अब। नहीं, लेकिन ये तो आप सरकारी चैनल की बात कर रहे हैं। जी। तो ये तो हम लोगों को मालूम है कि दूरदर्शन इज स्पोक्स पर्सन फॉर द गवर्नमेंट, और वो क्रिटिसिज्म नहीं चाहते। ये कोई नई बात नहीं है। पहले कभी किसी चीफ मिनिस्टर का पैगाम रोका है दूरदर्शन ने? जी, दूरदर्शन ने, और किसी ने नहीं रोका है। नहीं, क्योंकि वो खिताब दूरदर्शन पे जाता है, क्योंकि वो सरकारी नहीं, मैं कह रहा हूँ पिछले 70 साल में सरकारी टेलीविजन ने किसी चीफ मिनिस्टर का इस तरह का मैसेज रोका है, या ये पहला उदाहरण है? पहले भी रुका है। अच्छा, रुका है, पहले भी रोका गया है। ऐसी बात नहीं है कि नहीं रोका गया पहले, लेकिन मैं उस बात पे नहीं जा रहा हूँ। मैं आपकी बात
को आगे ले जाते हुए ये कहना चाह रहा हूँ कि ऐसी सिचुएशन बनती है, ऐसी सिचुएशन बढ़ रही है, और मुझे लगता है कि जो सहाफी लोग हैं उनको मालूम है कि किस सिचुएशन में वो लोग हैं, और मुझे लगता है कि जो माहौल बन रहा है या बना है, अब उसमें से कई बार जवाब भी आते हैं। और ये नहीं है कि गौरी लंकेश कोई बहुत बड़े अखबार में काम करती थी या बहुत बड़ा अखबार चलाती, लेकिन उनकी कलम में जो दम था वो सब लोगों ने देखा, और वो बहुत ही एक ब्रेव महिला थी, और उन्होंने जो जो लिखा, जो जो किया, उससे मुझे लगता है काफी इंस्पिरेशन सब लोगों को मिली है। और मैं कल ये भी बता दूं कि बेंगलोर में बहुत बड़ा मुजाहरा हुआ, कुछ 10-12 हजार लोग बाहर निकल के आए, और ये सिर्फ सहाफी नहीं, सिविल सोसाइटी के हर तरह के लोग निकल के आए। तो मुझे लगता है कि यहाँ जी बिल्कुल फोर्सेस हैं, लेकिन इन फोर्सेस को कॉम्बैट करने के लिए भी लोग तैयार हैं। और अगर आपको अपनी फ्रीडम ऑफ प्रेस चाहिए, चाहे हिंदुस्तान में हो या पाकिस्तान में हो या और भी कोई मुल्क में, तो मुझे लगता है कि उसके लिए लड़ने की जरूरत है अब जी। अच्छा अमित, थैंक यू सो मच हमसे बात करने का, और हम उम्मीद यही करते हैं कि हमारे जो सहाफी भाई हैं उनको जो है वो रेजिस्ट करें, और अच्छे दिन भले ना देखें मोदी जी के, लेकिन बुरे दिन भी ना देखें। चलिए वक्फा ले लेते हैं, उसके बाद वापस आते हैं। भारत में आज़ादी इजहार की जो ऑक्सीजन है तेज़ी से ख़त्म हो रही है। अभी हम रोज़नामा हिंदू के रेजिडेंट एडिटर अमित बरवा से बात कर रहे थे। ये मामला, वो जो अंग्रेज़ी की मिसाल है ना कि मछली हमेशा सर से सड़ती है। अब जब एक वज़ीर और भारत की बर्री फ़ौज के साबिक़ सरबराह जनरल वीके सिंह ये कहेंगे कि ये जो हमारे विरोधी मीडिया वाले हैं ये असल में प्रेस्टिट्यूट्स हैं, और ये टर्म इतनी मकबूल हो जाए कि फिर वो हैशटैग बन जाए। हाँ जी। अब इस लेवल पे ये जब गुफ्तगू हो रही है, और जब बात इस लेवल पे आ जाए कि गौरी लंकेश के कत्ल के फ़ौरन बाद किसी ने तबसरा किया ट्वीट पे, कुतिया मर गई, ठीक है। अच्छा ये तो सिर्फ एक है। अच्छा सुन ले, वो उसको फॉलो कर रहे थे नरेंद्र मोदी, जो खुद भी उसके ट्विटर के चैंपियन हैं। आशीष सिंह एक ट्विटर हैंडलर हैं, उनका तबसरा था बुरहान वानी के बाद गौरी लंकेश भी मारी गई, अफसोस है, हमें चाहिए आज़ादी जहादियों से, जय श्री राम। अच्छा, आशीष सिंह साहब जो ये हैं, इनके जो फॉलोअर हैं उनमें पता है कौन कौन है? नरेंद्र मोदी, बहुत खूब, एक वज़ीर हैं रविशंकर प्रसाद यूनियन मिनिस्टर, और एक और यूनियन मिनिस्टर हैं विजय गोयल, और आशीष सिंह जी की महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस के साथ एक सेल्फी भी है। तो अब ये, अच्छा मैंने कहीं नहीं देखा कि गौरी लंकेश के कत्ल के बाद, चूँकि नरेंद्र मोदी हर एक के बारे में ट्वीट करते हैं कि इस पे कोई दुख का या अफसोस का इजहार किया, तकरीबन वही एटीट्यूड है जो आपको याद होगा अखलाक अहमद जब मरा था जी, गाय के गोश्त के चक्कर में। मेरा अपना ज़ाती ये ख्याल है और कंसिडर्ड ओपिनियन है कि सिर्फ भारत में नहीं, अमेरिका में भी ये सारा जो है ना, जिस तरह से वहाँ अमेरिका में भी प्रेसिडेंट ट्रंप और यहाँ नरेंद्र मोदी जितनी ज़्यादा ये कोशिश कर रहे हैं दबाने की एक फ्री मीडिया, राइट विंग, और वो तो राइट विंग है ना, राइट विंग है, तो वो हमें अपना अपना सा तो लगता है। हाँ, नहीं अब वो हम तो यूज्ड टू हैं, हम तो यूज्ड टू हैं, लेकिन जो नहीं थे उनको बड़ा यार। ये आपने बात की ना ट्विटर की, तो अभी मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था कि किसी ने एक ट्विटर अकाउंट बनाया और एग्जैक्टली उन अकाउंट्स और लोगों को फॉलो किया जो नरेंद्र मोदी फॉलो करते हैं, ठीक है। तो एक स्नैपशॉट सामने आ गया कि नरेंद्र मोदी की टाइमलाइन क्या होती है, उसके दोस्त कौन कौन। तो आधी टाइमलाइन यही है कि अच्छा हुआ कि मर गई, हाँ ये तो थी ही देशद्रोही, ये तो थी ही प्रेस्टिट्यूट, ये तो ये है, ये तो वो है, तो एक इंटरेस्टिंग पिक्चर उसके सामने आती है। अच्छा एक और आपको बात बताऊं कि एक हिस्टोरियन है इंडिया में, और उनका नाम है रामचंद्र गुहा, ठीक है, मशहूर आदमी। जी हाँ, तो गौरी लंकेश के कत्ल के बाद ने कहा कि जी मुझे तो लगता है कि वही संघ परिवार जिन्होंने पंसारे और कलबुर्गी और इनको मारा है, मुझे लगता है कि यही नेटवर्क इसके अंदर इन्वॉल्व है, ठीक है। अब एक तो चीज़ होती है कि अगर बीजेपी और संघ वाले कहे कि जी ये नहीं, हम नहीं है, बीजेपी कर्नाटका की यूथ विंग
ने एक लीगल नोटिस भेज दिया कि जी आप हमें बदनाम कर रहे हैं, कहते हैं ना चोर के दिन दाढ़ी बदनाम कर रहे हैं ना, बदनाम कर। अच्छा ये भी तो और दूसरी तरफ जो लोग ये कह रहे हैं कि जो सो कॉल्ड सेकुलर दानिश्वर और लिखारी अपनी ज़िंदगी चाहते हैं वो जाके मंदिर में पूजा करें अपनी ज़िंदगी बचाने की, ये हैं KP शशिकला, केरल की जो बीजेपी है उसकी ओहदेदार है, इनके खिलाफ कोई FIR दर्ज नहीं होगी। वो तो नहीं होगी। सबसे मैं अभी कल देख रहा था अरुंधति रॉय का, हाँ। और उन्होंने इस बात पर बहुत वो किया है कि भारत में बहुत तेज़ी के साथ जो है आज़ादी इजहार पर कदम लग रही है, और उन्होंने कहा दुनिया उससे मुंह मोड़ के इसलिए खड़ी हुई है क्योंकि हमारा मुल्क इस वक्त एक बड़ी मार्केट है, तो जब पैसे की बात आती है तो पूरी दुनिया। अरुंधति राय कौन है? बीजेपी के आप नहीं कहते गद्दार है, गद्दार है। बहरहाल क्लोजिंग में यही कहूँगा कि बिल्कुल जो लहर यहाँ पर दहाइयों पहले चली थी अब वो वहाँ पर चल रही है। फर्क सिर्फ इतना है जी कि अभी तो पार्टी शुरू हुई है। हमने अपने ज़िया को वोट देके अपने सर के ऊपर नहीं बिठाया था। यू गेट व्हाट यू पे फॉर। लेकिन मुझे फहमीदा रियाज पता नहीं क्यों दोबारा याद आ जाता। साइन ऑफ कर दीजिए भाई, तुम भी हम जैसे निकले, अब तक कहाँ छुपे थे भाई, यही कहना चाहिए। थैंक यू। और इसी बात पर खुदा। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको हमारे शो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर मुनासिब समझे तो इस वीडियो को लाइक भी कर लें, तो कोई हर्ज नहीं है, और शेयर भी कर लें और कमेंट भी कर दें, वरना वो सब ऐसे ही लिखते रहेंगे। और ये जो दोनों कह रहे हैं ये कर लें जी प्लीज़, नहीं तो हमें भी घर जाना है, मैं आपके कंप्यूटर में नहीं रहना 24 घंटे। सही बात।